skeletal system. Vertebral column. Backbone. It is made up of 33 vertebrae. 33 vertebrae. However, it consists of 26 bone because 5 bone. The component of the vertebral column are called vertebrae. Features common to most vertebrae. देखो सबसे फर्स्ट में वर्टिब्रल कॉलम जिसको बैकबोन बोलते हैं, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, 33 वर्टिब्री से मिलके बना है, मतलब ये 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, और उसमें 33 वर्टिब्री प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें जो बोन का मतलब काउंटिंग है या अमाउंट बोल सकते हैं से, तो वो 26 बोन से मिलके बना है, ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम का जो कंपोनेंट है वो वर्टिब्री है। अब वर्टिब्री का हम लोग देखेंगे क्या क्या उसमें प्रेजेंट है, मतलब उसका फीचर्स क्या है, वो कंसिस्ट कैसे करता है, ये चीज देखेंगे। वही हम लिखे हैं फीचर्स कॉमन टू अ टिपिकल वर्टिब्री हैज सर ये पहला ही लिखा है क्या? हाँ, पहला पॉइंट पहला ही है। has a large disc-like anterior flattened portion the centrum or body and posterior portion the neural arc एंटीरियर आगे की तरफ जो है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग बॉडी बोलेंगे, पीछे की तरफ जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरल आर्क। तो ध्यान रखना है इसमें लोकेशन एंटीरियर पोस्टीरियर का केस है, तो एंटीरियर आगे है तो उसको बॉडी या सेंट्रम और पीछे को न्यूरल आर्क बोलते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट ये है। द लेटर इनक्लोजेस द स्पाइनल कॉर्ड, the later encloses the spinal cord
spinal cord. The whole formed by the neural arc. Neural arc is the vertebral foramen. Foramen, sorry. फोरामेन, इसको नोट करो। ये जो बीच में इस तरह से प्रेजेंट होता है ना, ये चीज बीच में जो होल है उसको फोरामेन, नीचे को पीछे को न्यूरल आर्क एंड सामने वाले को बॉडी। इसका हम फिगर बनाएंगे, पहले नोट कर लो। वो फ्लैटेंड पोर्शन के बाद क्या लिखा हुआ है? फ्लैटेंड पोर्शन द सेंट्रम, मतलब वही बॉडी है, सेंट्रम। सर जो फर्स्ट लाइन है, लार्ज डिस्क लाइक एंटीरियर, ई है कि ए? क्या? सर like वो anterior flattened portion, the centrum, ठीक है, CENTRUM, centrum or body, and posterior portion the neural arc. The latter encloses the spinal cord. The whole formed by the neural arc is the vertebral foramen. अब बोलो, कोई दिक्कत? सर वो पहले लाइन में पूछ रही है सर, अ टिपिकल वर्टिब्रे हैज अ लार्ज डिस्क लाइक के बाद इंटीरियर का स्पेलिंग में ए है या ई है? ए है, एंटीरियर होता है, इंटीरियर नहीं, एंटीरियर, ANTRIOR, एंटीरियर। हो गया सबका? यस सर। यस सर। The vertebral foramen of all 24 vertebra from the vertebral canal or neural canal or neural canal. Each neural arc is
formed by two processes. सर ऑल के बाद क्या लिखा है? All 24 of the centrum the pedicle and two lamina are spinous process. इसको न्यूरल स्पाइन भी बोलते हैं. Spine is found projecting dorsally six other processes originate on the neural arc. Two superior articular processes एक्सक्यूज मी सर वो फाउंड प्रोजेक्टिंग के बाद क्या लिखा हुआ है सर सेकंड पॉइंट में? dorsally transverse superior articular to inferior articular processes and transverse processes the centrum of human vertebrae is a cilius. चलो इसको नोट करो, फिर हम इसको समझाते हैं फिगर के साथ. सर लास्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? The centrum of human vertebrae is a cilius. यस लिख लिए पूरा? ठीक है, चलो अब इसी चीज को हम फिगर के साथ समझाते हैं ताकि क्लियर समझ में आए. देखो सुपीरियर है, इंफीरियर है, जो भी है. सुपीरियर का मतलब हमेशा आगे होता है, इंफीरियर का मतलब पीछे होता है, और लोकेशन के हिसाब से उसका ये मतलब वहां पे नेमिंग किया गया. ठीक है, तो वो चीज हम तुमको पूरा फिगर के साथ हम उसको लेबल करते हैं, वो फिर तुम उसको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा. ठीक है, इसको ध्यान रखना. सेंट्रम क्या है वो समझ में आ गया. जो बीच का होल होता है उसी को सेंट्रम बोला जा रहा है. ठीक है, और वो कभी भी एसिलस जो होता है, आई मीन ह्यूमन वर्टेब्रे एसिलस मतलब वो एक तरह से एम्फिसियस एक स्ट्रक्चर टाइप से होता है, इसलिए एसिलस वहां पे नाम लिखा गया है. बाकी बात जो भी आर्टिकुलेट प्रोसेस जहां पे भी लिख रहा है मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इतना ध्यान रखना. ठीक है,
जैसे यहाँ पे लिखा है 6 अदर प्रोसेस ऑरिजिनेट ऑन द न्यूरल आर्क पीछे था, ठीक है, तो पोस्टीरियर में जो है वहां पीछे था, तो सुपीरियर इंफीरियर का जो आर्टिकुलेट प्रोसेस है वो वहां से होगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ऑलवेज वर्टिब्री जो होता है वो ऑलवेज फ्लेक्सिबल है, तभी हम लोग थोड़ा बहुत उसको क्या कहते हैं फ्लेक्सिबल कर पाते हैं, जो बोन मैरो वो फ्लेक्सिबल है, और उसके अंदर में क्या रहता है स्पाइनल कॉर्ड जो कि वो हाईली फ्लेक्सिबल है, ठीक है, तो ये रीजन होता है यहाँ पे, ठीक है, तो हम इसको फिगर के साथ तुमको समझाते हैं। फिगर में थोड़ा सा टाइम जाएगा, ठीक है।
देखो ये है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्री। तो ये फर्स्ट वर्टिब्री है और ये जो है ये थोरेसिक वर्टिब्री है, इसको ध्यान रखना। ये फर्स्ट जो एटलस वाला इस वाले पार्ट में रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट वर्टिब्री, और इसको हम लोग बोलेंगे एटलस, सॉरी थोरेसिक वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री। देखो सबसे फर्स्ट में ये एंटीरियर होगा, ये पोस्टीरियर होगा, ठीक है। हम बताए थे कि यहाँ पे जो एक फ्लैटेंड लाइक स्ट्रक्चर है उसको सेंट्रम या फिर बॉडी बोलते हैं, ये एंटीरियर पोर्शन हो गया। देन पोस्टीरियर में ये पोर्शन है, ठीक है। पोस्टीरियर में जो ये पोर्शन दिया हुआ है, ये चीज हो न्यूरल कैनाल है, ये एक एक्चुअली का होल है, यही से स्पाइनल कॉर्ड क्या होगा वो क्रॉस जाएगा। पोस्टीरियर पार्ट में देखो ये न्यूरल आर्क है, ये न्यूरल आर्क दोनों साइड है। आर्टिकुलर फैसेट क्यों लिखा गया, क्योंकि ये मूव थोड़ा कर पाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा होता है, थोड़ा बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। ट्रांसवर्स प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं इसको ट्रांसवर्स प्रोसेस, क्योंकि ये फिर यहाँ से जो है आगे की तरफ जो थोरेसिक वगैरह से कनेक्ट हो जाता है, तो ये है थोरेसिक वर्टिब्रा। और यहाँ आके फर्स्ट वर्टिब्रा जो हमारा एटलस है, एक्सिस है, ठीक है। ये दोनों के बीच में जो कैविटी है इसको लिगामेंट बोलेंगे। ट्रांसवर्स प्रोसेस देखो यहाँ पे पीछे और ये साइड में ट्रांसवर्स प्रोसेस है। यहाँ न्यूरल आर्क है, ये न्यूरल स्पाइन है। आखिर ये है क्या, तो एक्चुअली में ये साइड से आर्टिकुलेशन होता है ताकि कनेक्ट रहेगा, और यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी होगा वो ये मेंटेन करता है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्टिब्रा एंड थोरेसिक वर्टिब्रा में बहुत डिफरेंसेस हो जाता है। और ये जो स्पेस देख रहे हो, ये बीच वाला जो स्पेस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का जो है एक तरह का न्यूरल कैनाल हो जाता है, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको नोट करो। देखो ये जो बीच वाला पार्ट है इसी को फोरामन बोले थे, ठीक है। तुम देखना वहां लिखा है तुमको पहला पॉइंट में जो होल है बीच में वो क्या है, फोरामन। और ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर था, ये बॉडी है, ये चीज है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फोरामन, फोरामन। इसको नोट करो जल्दी। हो गया, यस सबका हो गया। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे इसको, पूरे वर्टिब्रेट को, एवन वर्टिब्रल कॉलम को जो 5 टाइप्स में डिवाइड किया है वो, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा, सर्वाइकल, के बाद थोरेसिक का लंबर, ठीक है। तो द वर्टिब्री आर ग्रुप्ड, द वर्टिब्री आर grouped into 5 groups. फर्स्ट में सर्वाइकल वर्टिब्री, 7 in number,
present in neck. Neck, first cervical vertebra is called atlas. Second vertebra is known as axis. First cervical और second cervical, समझ गए? The atlas support the head and is named for the mythological Atlas. Atlas support the head, बस. The Atlas lack बॉडी, जिसको हम लोग सेंट्रम बोले थे, वहां फोरामन होता है, एंड स्पाइनस प्रोसेस. The axis. सर स्पाइनस प्रोसेस. हाँ, स्पाइनस का मतलब होता है नुकीला, वो उसमें नहीं होता है. उसमें कहीं तुमको नहीं दिखा होगा, पहला वाले में. सेकंड वाले में देखो इस तरह से दिखा था ना, इस तरह से दिखा था. तो ये चीज स्पाइनस उसमें नहीं होता, इसमें कहीं नहीं दिखा. The axis has a peg-like process called the odontoid process. Next है thoracic vertebrae. Thoracic vertebrae 12 in number. सर बोर्ड ब्लर आ रहा है. ब्लर आ रहा है, सबका आ रहा है क्या? नो सर, अब सर. क्लियर है. एक बार फिर से रिज्वाइन कर लो तुम, ठीक है? Present in chest, they are larger and stronger than cervical vertebrae. They articulate with ribs. Articulate का मतलब होता है अटैच एंड मूवमेंट के लिए हेल्प करता है with ribs. यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है? नोट करो इसको.
Yes, sir. Yeah. नेक्स्ट है लंबर वर्टिब्रे। 5 in number, present in the abdomen, they are largest, strongest, vertebral column, their processes। सर हाँ, सर एब्डोमेन रीजन कहाँ होता है? ये चेस्ट Pelvis रीजन के समझ पास। रहे हो? हाँ, नहीं नहीं, चेस्ट रीजन और हाँ। ये नीचे एब्डोमेन, एब्डोमेन रीजन। ठीक है, ये चीज है, ओके सर। समझ गए? हम्म। Their processes are short and thick. The spinous processes are thick and broad and projected posteriorly. नेक्स्ट है सैक्रम। सैक्रम को बोलते हैं हम लोग को कहाँ, व्हाट हो गया, सैक्रम जो है वो हो जाता है वेस्ट रीजन, मतलब कमर वाले रीजन को सैक्रम बोलते हैं। सैक्रम द 5 सैक्रल वर्टिब्रे, बस इसका नंबर याद रखना है, ठीक है ना। वर्टिब्रे आर fused in the adult forming one structure called the sacrum, which lie between the innominate bones of the pelvic girdle, the female sacrum
is shorter, wider than the male sacrum. चलो इसको नोट करो, सब कॉकेक्स लिखेंगे. हो गया? Yes, sir. एक सेकंड. अब लास्ट में है कॉकेक्स. कॉकेक्स जो है वो टेल बोन कहलाता है. उसमें डिफरेंस ये है कि फीमेल में पोस्टेरियरली होता है और मेल में एंटेरियरली होता है. बस यही एक डिफरेंस है. और ये भी फ्यूज्ड है. ठीक है, ये भी फ्यूज्ड है. 4 वर्टिब्री का फ्यूज्ड है. तो लिखेंगे कॉकेक्स, 5वां नंबर ना, फर्स्ट कॉकेक्स. The forecoxial, the forecoxial vertebrae. सर ये टेल हाँ. जैसा होता है ना? हाँ, पॉइंटेड होता है. फ्यूज्ड टू फॉर्म अ curved triangular bone called the coccyx. In female, the coccyx pointed inferiorly, but in male it pointed anteriorly. inferiorly का मतलब पीछे, या superiorly भी हो सकता था, but anteriorly है. It consists as a vestigial tail. tail ये होता है. ठीक है, चलो इसको नोट कर लो.
इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी लिखा देते हैं, वो है नहीं बट लिखा देते हैं, ठीक है ना। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो कि एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करता है वर्टिब्री का, ठीक है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क दीज आर प्रेजेंट बिटवीन 2 vertebrae. हाँ present between bodies of the of adjacent vertebrae from second cervical vertebrae to the sacrum, Each disc has an outer fibrous ring consisting of fibrocartilaginous and an inner soft pulpy highly elastic substance. The disc forms strong joints, permits various movement column absorb vertical shock. चलो इसको नोट कर लो। बोलो बोलो सर आर्टिकुलर साइड फेस मतलब क्या होता है? क्या बोले? आर्टिकुलर फेस मतलब क्या होता है? आर्टिकुलर का मतलब होता है कि वो अटैच्ड करता है। मान लो एक बोन है दूसरे बोन है तो ज्वाइंट में जो ज्वाइनिंग होगा वो आर्टिकुलेट का अलग और देन मूवमेंट भी हल्का वो मूवमेंट भी करता है उसको आर्टिकुलेट भी बोलते हैं। हाँ आवाज कट रहा है, ठीक है। आवाज नहीं आ रहा है ठीक से, कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर से एक बार रिज्वाइन करो, देखो क्लियर हो गया सबका? यस सर। समझ गए? यस सर। ठीक है, एक बार तुम लोग अपना बुक्स को भी रीड करना, देखना कौन सा चीज नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी बात तो ये इंटर ये चीज नहीं है बट हम लिखा दिया क्योंकि दो वर्टिब्रे के बीच का ये एक तरह का ज्वाइंटिंग पार्ट है, सब्सटेंस है, इसीलिए, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग का और कितना चैप्टर बचा है तुम लोग को पढ़ाने के लिए स्केलेटल खत्म होने के बाद? सर स्किन, उसके बाद तो ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस हो जाएगा। बताओ। यस सर। ठीक है, सो हम लोग स्किन अभी थोड़ा लेट से पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये खत्म होने के बाद इसमें लगेगा 1-2 क्लास अभी लग जाएगा। ये खत्म होने के बाद पहले हम लोग ना कुछ
स्टूडेंट है जिसको प्रीवियस चैप्टर्स में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको पहले डिस्कस करेंगे, देन हम लोग स्किन पढ़ लेंगे, ठीक है। और या नहीं तो फिर स्किन पहले पढ़ लेते हैं, फिर देन डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो बस अब इस मंथ तक, आई मीन इस मंथ तक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट 15 जनवरी तक खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम 4-5 क्लास में दोनों चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद जो भी टाइम बचेगा, क्योंकि टाइम हम लोग का बचेगा, तो रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज तुम लोग ध्यान रखना, और चैप्टर्स को रिवाइज करते जाओ, ठीक है, टॉपिक्स को देखते जाओ। कभी भी कुछ प्रॉब्लम होगी कि डिस्कस चलेगा, 4-5 क्लास लेंगे कम से कम डिस्कशन का, ताकि सबका क्लियर हो जाए, और सारे चैप्टर का, ओवरऑल बुक का, ठीक है। तुम लोग के सामने 1 वीक, आई मीन 6 डेज का टाइम मिलता है 1-2 क्लास के बीच में, ठीक है। मान लो आज क्लास होगा तो 6 दिन के बाद होगा नेक्स्ट क्लास, तो इसमें कुछ टारगेट लेके तुम लोग चलोगे, और वो टारगेट हम तुमको दे देंगे, यानी तो तुम लोग अपने से चैप्टर को चूज कर सकते हो कि जो चैप्टर मेरे लिए टफ है उसको पहले कंप्लीट करे, उसको समझ ले, ठीक है। या जो चैप्टर प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले उसको डिस्कस करके खत्म करेंगे, वो ज्यादा बेस्ट होगा। क्योंकि पढ़ाई करना ठीक है, बट अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो वो हमारा पढ़ाई कुछ नहीं हो रहा है, याद ही नहीं रहेगा। और ये थोड़ा थियोरेटिकल चीज है, इसमें याद रखना पड़ता है, समझना है तो कुछ याद भी करना है। तो जो चीज समझने वाला पार्ट है, जो नहीं समझ में आएगा उसके लिए हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये अभी देखते हैं कितने दिन में खत्म होगा, शायद अभी तो 1-2 क्लास और लगेगा, क्योंकि इसमें टॉपिक लेंदी है, लिखाना पड़ता है, और कोई बात नहीं, समझाने के लिए कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखना। तो तुम लोग अभी से रिवीजन कर लो, अभी से अपना सिलेबस बना लो कि हाँ, एक मतलब रूटीन बना लो कि हाँ हमको ये चैप्टर खत्म करना है 3 दिन 4 दिन, टाइम बहुत है, ठीक है। स्कूल से भी जा नहीं रहे हो, घर पे रह रहे हो, टाइम बहुत है। इवन की बायो में नहीं, हर एक सब्जेक्ट में करो, तभी तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। और दूसरा चीज है कि तुम लोग का चैप्टर्स घटा दिया गया, और वही वही चैप्टर रखा है जो इजी है, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल वाला चीज नहीं दिया है, नॉर्मल चैप्टर रखा हुआ है, तो जो भी है ठीक है, इसको ध्यान रखना। क्योंकि डाइवर्सिटी वगैरह बहुत लेंदी है, वो सब हटा दिया है तो ठीक है एक तरह से, बट वो सब रहता तो फिर थोड़ा सा ज्यादा हम लोग को उसमें मेहनत करना पड़ता है। खैर जो भी है, जो हट गया है सो हट गया, जो है उसको रिवाइज करके कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चैप्टर बनाओ, टॉपिक बनाओ, चैप्टर लिखो, टॉपिक लिखो, देखो क्या आ रहा है नहीं आ रहा, पढ़ो, नोट्स पढ़ो, बुक्स में कुछ चीजें हैं ऐसी जो तुमको नहीं समझ में आया, तो वो डिस्कस करेंगे हम लोग, वो ज्यादा हम लोग के लिए बेनिफिट होगा। लास्ट टाइम पे डिस्कशन जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। और मान लो किसी का छूट गया है, उससे उसका भी रिवीजन हो जाए, तुम लोग का भी रिवीजन हो जाएगा। जिसका छूट गया वो हमको बता देना, वो पर्टिकुलर हम फिर से पूरे चैप्टर्स को रिवाइज कर देंगे कि कहाँ क्या इंपॉर्टेंट समझना है, कहाँ क्या याद करना है, कैसे क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है ना, ये चीज है, ठीक है। और कोशिश करो तुम लोग सैंपल पेपर वगैरह अगर मिलता है तो उसको जरूर बनाओ, ठीक है। क्योंकि तुम लोग का जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग है, वैसे से अलग है, तो उस पैटर्न पे ही काम करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आदत होना चाहिए हमको ना कि किस टॉपिक, सॉरी, कैसा पैटर्न पे हम प्रैक्टिस किए हैं, ये चीज है। क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव तो नॉर्मल सब बनाते हैं, बट पैटर्न को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उससे तुमको टाइम भी पता चलेगा, कितना सही हो रहा है ये भी पता चलेगा, क्या कॉन्सेप्ट है ये भी पता है। तो सैंपल पेपर ले सकते हो, क्योंकि चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, तो हम लोग जो चैप्टर्स का क्वेश्चन वहां पे रहेगा वो हम बनाएंगे, जो नहीं पढ़े हैं उसको छोड़ देंगे, जो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज तुम लोग बनाना स्टार्ट करो, नेक्स्ट वीक तक उसको बना के खत्म करो, नेक्स्ट वीक का आई मीन 15 तारीख तक बना के खत्म करो। 15 तारीख के बाद उसको रिवीजन के रूटीन में डाल लो, ठीक है। क्लियर, इससे तुमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में करो, बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में, और जो भी सब्जेक्ट इंग्लिश वगैरह है सब सब में करो, ठीक है। तो तुम्हारा वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही, क्योंकि वैक्सीन वगैरह बहुत जल्दी आ जाएगा, तो बहुत टाइम थोड़ा सा हम लोग का भी 2-3 महीना तो है, लेकिन उसके बाद तुरंत, क्योंकि एग्जाम तुरंत लिया जाएगा, डिले नहीं कर सकते है ना, ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है, तो डिले नहीं करेगा, कोशिश करेगा जल्दी लेने का, तो हम लोग पहले से तैयार रहेंगे। ऐसा नहीं कि एग्जाम का डेट आएगा ये आएगा, ऐसा कुछ नहीं, कभी भी आ सकता है। तो ध्यान में रखो, मार्च में होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा सबका, सारे का, 9, 10, 11, 12 जो भी है सबका। सो तुम लोग प्रिपेयर रहना, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नो सर। ठीक है। सो तुम लोग रूटीन बनाओ, 5 दिन टाइम है, उसको अच्छे से रूटीन बनाओ, ठीक है। प्रॉपर वे में रूटीन, टॉपिक वाइज बनाना। जैसे चैप्टर हम लिख रहे हैं, तो चैप्टर सेल, जैसे मान लो पहले कुछ भी हम उठाएंगे प्रीवियस, जो भी हमको रिवीजन करना, जो हमको लग रहा है नहीं समझ में, तो उसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, टाइम दे के पढ़ो, तब देखो समझ में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है उसको हम लिख लेंगे और डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम सोच रहे हैं डिस्कस कर ले, ज्यादा सही रहेगा। स्किन में वैसा कुछ है नहीं,
ठीक है ना, वो हो जाएगा तुरंत। ठीक है, ओके। यस किसी को सर। कुछ डाउट है, कुछ Yes, क्वेरी है तो sir. कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ओके, फिर तैयार करो, ठीक है, रूटीन। थैंक यू सर। वेलकम, Thank you, sir. वेलकम।